रामगढ़ नामक गांव में दुर्गा अपने दो बेटों मोहन और अशोक के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद दुर्गा ने अपने दोनों बेटों को बहुत ही मुसीबत के साथ पाला। दुर्गा खुद तो अनपढ़ थी, लेकिन वो अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो दिन रात एक करके मेहनत किया करती थी। माँ, जब मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजना ही नहीं था तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बेटा, तुझे क्या लगता है, तुझे मना करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है क्या? मेरी मजदूरी समझ, सब कुछ तेरे सामने ही तो है। माँ, तुम हमेशा ही पैसों का रोना रोती रहती हो। ऐसा करो, तुम रहने ही दो, मैं खुद ही कर लूंगा। मैं खुद काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है आपको पैसे देने की। इतना बोलकर अशोक बाहर जाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई मोहन उसको रोकता है। अरे अशोक, और तू ये क्या बोल रहा है? और तू क्या करेगा? भैया, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन शहर जाकर जरूर पढ़ूंगा। इस तरह मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। और रुको अशोक, और मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, पर इस तरह से गुस्सा करना तो ठीक नहीं है ना मेरे भाई। भैया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अब मैंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी? अब मैंने तो ऐसा नहीं कहा, पर मैंने कुछ सोचा जरूर है। सुन, वो अपने गांव के बाहर जो कपड़े की फैक्ट्री है ना, और वहाँ पर मैं मजदूरी कर लूंगा, और जिससे तेरी पढ़ाई का भी पैसा निकल जाएगा और थोड़ी बहुत माँ को भी आराम मिल जाएगा। और मैं ना वहाँ पर बात भी किया हूँ, बस तू थोड़े दिन और रुक, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर मोहन बेटा, तेरी भी तो अभी पढ़ाई चल रही है। अगर तू अभी काम करेगा तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ूं या मोहन, और बात तो एक ही है। और वैसे भी इतने कम कमाई में दोनों की पढ़ाई तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। रही बात जब मैं कमाने लगूंगा तो थोड़ा आपको भी आराम मिल जाएगा। मोहन की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर दुर्गा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अशोक को भी मोहन की बात ठीक लग रही थी। मोहन ने जैसा सोचा था वैसा हुआ। मोहन अब कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा और अशोक की पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा भी देखने लगा। उसने गांव की एक जमींदार से अपना घर गिरवी रखकर पैसे लिए और अशोक की पढ़ाई का इंतजाम करके उसको शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओ हाँ छोटे, जा और शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। और हाँ, और पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? और याद रखना, और मैं और माँ तुझे एक बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं। हाँ भैया, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से अशोक शहर चला जाता है, और अशोक ने शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई की और हर साल कॉलेज में टॉप किया। और उधर मोहन दिन रात एक करके काम करता। घर का खर्चा और मोहन की फीस, बूढ़ी होती हुई माँ की बीमारी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। परंतु मोहन घबराया नहीं, वो किसी तरह से घर का खर्च चलाता रहा। भैया, मैं कर दिखाया भैया, मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया है और मेरा रैंक भी बहुत अच्छा आया है। वाह मेरे भाई, आज तूने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। अब तू एक सरकारी अफसर बन जाएगा और हमारे दुख भरे दिन कट जाएंगे। अब तू जल्दी से घर पर आ जा, तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए हैं और माँ भी तुझे बहुत याद करती है। अशोक थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, हाँ भैया, ठीक है, अभी मेरी पोस्ट क्लियर नहीं है, पहले मेरी पोस्ट क्लियर होने दीजिए, फिर मैं आ जाऊँगा। मोहन को लगा कि ये उसके संघर्ष भरे जीवन का अंतिम है, लेकिन ये उसका भ्रम ही था। शहर में रहते हुए अशोक वास्तव में अपने परिवार से बहुत दूर हो गया था। उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिला। सरकारी अफसर के तौर पर उसे रहने के लिए एक अच्छा कॉलोनी भी मिला।
साथ ही साथ उसे एक अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे अपने भाई और माँ की याद ही नहीं आ रही थी। उधर गांव में माँ की बीमारी और घर का खर्चा संभालना मोहन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अशोक भाई, तो ऐसा करो कि तुम अपना पता मुझे बता दो और मैं माँ को लेकर वहीं पर आ जाता हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है, गांव में ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। माँ तुझे रोज याद करती है। अशोक लड़खड़ाते हुए बोला, अरे भैया, आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो? मेरा मतलब है कि मैं ही वहीं पर आता हूँ। 1-2 सप्ताह में जब भी छुट्टी मुझे मिलेगी मैं आ जाऊँगा। नहीं मेरे भाई, तो अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता और माँ की तबीयत बहुत खराब है। और सच तो ये है कि मेरा भी तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। और मैं भी तो देखूं और मेरा छोटा भाई ऑफिसर बनने के बाद कैसा दिख रहा है। और तू जल्दी से अपना पता बता दे और मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ। अरे भैया, ये आप कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई फिल्म का हीरो नहीं बन गया हूँ जो बदल जाऊंगा। मैं पहले जैसा था वैसा आज भी हूँ, ठीक है? और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। अशोक का बर्ताव बहुत बुरा था। इससे पहले कि मोहन सब कुछ समझ पाता, अशोक ने फोन काट दिया। मोहन दुखी मन से अपनी माँ के पास जाता है और अशोक के घर आने की बात अपनी माँ को बताता है। तबीयत खराब होने के बावजूद दुर्गा बेटे के आने की खुशी में उसकी पसंद की भोजन बनाने में लग जाती है। पर मोहन के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि उन्होंने जिस अशोक को शहर पढ़ने के लिए भेजा था अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। इससे बेखबर दुर्गा बहुत ही खुश थी और अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। अशोक, तू आ गया बेटा। सरकारी अफसर बन गया तो भूल गया अपने परिवार को। माँ, अगर यही सब बातें सुनानी है तो मैं वापस जा रहा हूँ। देख रहा है मोहन, अफसर साहब की नाक तो बड़ी ऊंची हो गई है। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो बचपन से ही नक चढ़ा है। चल, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, पहले चलकर खा ले, फिर बातें करेंगे। नहीं माँ, मैं खाना तो नहीं खा पाऊंगा और बस 1-2 घंटे में मैं निकलूंगा। मुझे लेट हो रहा है, बहुत काम है। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? कितने दिनों के बाद आया है, 1-2 दिन भी नहीं रुकेगा? माँ, अब ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो शहर में है, जहाँ पर सभी चीजें मेरे हिसाब से हैं। बस तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं बस वही देखने आया हूँ। अशोक की बातें सुनकर दुर्गा को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जब दुर्गा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मोहन ने बोला, अरे अशोक, मैंने बताया तो था, माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और गांव में उसका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ना ही कोई अच्छे हॉस्पिटल है और ना ही कोई अच्छे डॉक्टर। ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके हमें शहर ले चलो, वहाँ पर किसी अच्छे हॉस्पिटल में माँ का इलाज करवाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आपको पता भी है शहर में इलाज कितना महंगा है। और वैसे भी जैसे कि मैं देख रहा हूँ, माँ एकदम भली चंगी लग रही है। आखिर बुढ़ापा अवस्था है तो थोड़ी परेशानियां तो लगी ही रहेंगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अशोक, वो कैसे बातें कर रहा है? वो तो जब पता भी है माँ को सांस की बीमारी है। और मेरे कहने पर एक बार तू माँ को शहर ले चल, वहाँ पर हम डॉक्टर को दिखाएंगे और फिर डॉक्टर जैसा बोलेगा और वैसे ही करेंगे। भैया, मैंने इतनी पढ़ाई की है और इतना बड़ा ऑफिसर बना हूँ, मैं खुद ही बता सकता हूँ। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, माँ को कुछ नहीं हुआ है। तू ऑफिसर बन गया है और लेकिन कोई डॉक्टर नहीं। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। हाँ, तो आप कल भी एक मजदूर थे और आज भी एक मजदूर हो। अशोक, बड़े भाई से इस तरह से बात करते हैं, क्या ये मत भूल।
उसने मजदूरी करके तुझे इतना बड़ा ऑफिसर बनाया है। क्या मैंने इतनी मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है, तब जाकर मैं ऑफिसर बना हूँ। और ठीक है, और अगर तुझे तेरा काम बहुत जरूरी लग रहा है तो तू जा सकता है। इतना सुनते ही अशोक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से ना ही कभी मोहन ने अशोक को फोन किया और ना ही अशोक को कभी अपने माँ भाई की याद आई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों के घर परिवार भी हो गए। और फिर एक दिन, मिस्टर अशोक, अब क्या कहेंगे आप? आपके घर से पूरे 5 करोड़ का ब्लैक मनी निकला है। आपने बहुत रिश्वत का पैसा खाया है। चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, ये कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे फंसाया गया है। मैंने कोई भी रिश्वत नहीं लिया है। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे घर में कैसे आए। अशोक के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप था। अब उसकी नौकरी खतरे में थी और साथ ही साथ उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। लेकिन कुछ अचानक ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद अशोक ने कभी नहीं की थी। सर, आप इनको ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं एडवोकेट मीरचंद्र परब और इनका वकील मिस्टर अशोक ने किसी से भी रिश्वत नहीं लिया। जो भी पैसे उनके घर में आपको प्राप्त हुए हैं उसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। वो पैसे उनके घर में किसी ने चुपचाप रख दिए हैं। ये रही उनके घर की सीसीटीवी फोटोज। सीसीटीवी फोटोज देखकर ऑफिसर्स ने तसल्ली ली। इस तरह से अशोक निर्दोष साबित हो गया और ऑफिसर्स वहां से चले गए। मिस्टर मीरचंद्र परब, मैं आपको जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, परंतु आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी, आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मोहन भैया मुझे जानते हैं। वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं उस फैक्ट्री के मालिक का बेटा हूँ। जैसे ही पापा ने अखबार में आपके खिलाफ चल रही जांच के बारे में पढ़ा, फौरन उन्होंने मोहन भैया को बताया। मेरे पापा का मोहन भैया पर विश्वास था, जिसके लिए उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा। मैंने आपके केस की स्टडी की तो पता चला कि आप सच में निर्दोष हो, तो आपकी मदद के लिए मैं फौरन आ गया। उस वकील की बात सुनकर अशोक फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ चुका था कि भले ही वो रिश्वत लेने का गुनहगार नहीं था, पर वो अपने भाई और माँ का बहुत बड़ा गुनहगार था। अशोक फौरन अपने गांव पहुंचा। उसने मोहन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगी। वो अपनी माँ से भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब उसकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अशोक रोते हुए बोला, भैया, मैं माफी की सजा के लायक नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं माँ का और आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, लेकिन एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। मोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने अशोक को अपने गले से लगा लिया। दोनों भाइयों का ये मेल दुर्गा भले ही अपनी आंखों से नहीं देख पाई, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा यही थी जो उसके मरने के बाद पूरी हुई।